वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम थर्ड रूल के बाद वाले रूल्स की बात करेंगे, यानी कि फोर्थ रूल से बात करेंगे। थर्ड रूल तक मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था कि क्या क्या रूल्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स ये चल रहे हैं हमारे। इनके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ रूल्स मैंने आपको बताया था कि उस पर पर्टिकुलर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमपी की एग्जाम में, और मैं बोलूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं 80 से 85% तक क्वेश्चन उन्हीं रूल्स पे आते हैं। वह हम देखेंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ रूल। मैं आपको पूरा ही बता रहा हूँ। तो ये फोर्थ रूल आज देखते हैं, जो कि है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कल जब आपको कल जो पिछला वीडियो था उसके पहले वाले वीडियो में जब हमने केस पढ़ाए थे आपको, तब मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, और उस केस की लिस्ट में एक पॉसेसिव प्रोनाउन की भी लिस्ट थी साइड में। तो पॉसेसिव प्रोनाउन की मैंने आपको बोला था कि जब रूल आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम रूल आ चुका है और हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब कि जब भी किन्हीं प्रोनाउन का प्रयोग एज अ अधिकार बताने के लिए किसी सेंटेंस में किया जाता है अपना, तब हम प्रोनाउन पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं उस प्रोनाउन को, है ना। लेकिन इन प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की तरह ही किया जा सकता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की ही तरह किया जा सकता है। अब यही रूल है चौथा, कि पॉसेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह किया जा सकता है किसी सेंटेंस में। जरा ध्यान से देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। आप एक बार नज़र मार लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए जरा, जैसे आई का पॉसेसिव प्रोनाउन अगर बनाएंगे तो माइन हो जाता है। माइन, MINE, माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, एटसेट्रा। तो अगर देखें माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे जो होते हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एपोस्ट्रोफी एस कहीं भी नहीं है। एपोस्ट्रोफी मतलब वो डैश करके जो एस लगा हुआ होता है वो कहीं भी नहीं है। ये एस इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो होगा ये पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अगर देखें, तो अगर मैं बात करूं तो वर्ब के साथ अगर देखें पॉसेसिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। यही पहला रूल है। तो एग्जाम्पल से सीधे स्टार्ट करते हैं। अवर इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो अवर इज़ अ ग्रेट कंट्री अगर सेंटेंस बोला तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बोला कि हमारी जो कंट्री है वो ग्रेट है, इसका भाव ये प्रकट होता है। लेकिन अवर एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो अवर की जगह अवर्स आएगा, क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे OURS जो सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, अवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, दैट इज़ वेरी करेक्ट। सेकेंड वाला सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड वाला सेंटेंस एग्जाम्पल अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है हर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। मतलब उसका एक ब्यूटीफुल गार्डन है, ये सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, लेकिन हर हो गया, मतलब वह एक ब्यूटीफुल गार्डन है, इसका सेंटेंस का मतलब तो ये निकल गया। तो ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल गलत है, थर्ड वाला। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, तो फोर्थ वाले सेंटेंस को देखिए, हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब उसका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। तो HERS आएगा। तो आपने देखा पॉसेसिव प्रोनाउन का सीधे सीधे प्रयोग एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है। तो एज अ सब्जेक्ट के 4 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, जिसमें से 2 सही है और 2 गलत है, ठीक है। अब एज अ ऑब्जेक्ट कैसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जरा देखिए। तो नीचे देखिए 2 सेंटेंस और दिए हुए हैं। दीज बुक्स आर नॉट माई। तो क्या लिखा है, दीज बुक्स आर नॉट माई। अब ये माई जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस, ये गलत हो गया तो क्रॉस कर दिया। राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो राइट सेंटेंस होगा दीज बुक्स आर नॉट माइन। तो यहाँ पे माइन है, ये माइन जो है एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है और एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, ठीक है। तो दीज बुक्स आर नॉट माइन, तो ये माइन जो है ये ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको यही बताया कि किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से प्रोनाउन प्रयोग किए जा सकते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है, तो मैंने केस की वीडियो बनाई है, जो कि इस वीडियो के पहले वाली वीडियो के पहला वाला पार्ट है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, हाँ। तो उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, उसमें सारी चीज़ें मैंने समझाया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दूसरी बात क्या ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट, सब कुछ, है ना। तो वो आपको बहुत अच्छे से देख लेना, अगर कहीं दिक्कत आ रही है मेरी वर्डिंग को पकड़ने में। तो उस वीडियो को देखने के बाद 100% आप मेरी वर्डिंग को पकड़ पाएंगे और बड़ी आसानी से इन कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 6 की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ थोड़ा सा फोटो को ऊपर कर दिया जाए, रूल नंबर 6 आ जाए हमारे सामने।
ये रूल नंबर 5 आ रहा है। चलो ठीक है, तो 5 वाला ही रूल है क्योंकि 4th अभी हमने देखा, तो चलो 5 वाला रूल देख रहे हैं। 6 निकल गया मेरे मुंह से, चलो कोई बात नहीं। तो 5th रूल की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 5th रूल क्या बोल के रखा है आपके पास में। यह रूल भी पॉसेसिव प्रोनाउन के ऊपर ही है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद में या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन का जब भी प्रयोग किया जाता है तब कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें। तो ये ध्यान रखना है, पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, यही रूल है, जरा ध्यान रखिए। तो देखिए जरा एग्जाम्पल देखते सीधे। 5th रूल आपने देख ही लिया, मैंने आपको बता ही दिया एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। कैसा अगर देखें तो कैसा क्या इनकरेक्ट हो सकता है, कैसी एरर दे सकता है, जरा ध्यान से देखिए। द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। तो बियर के नोज के अराउंड क्या थी, एक रिंग थी। तो बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, पहला वाला सेंटेंस में इट्स में आई टी और एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, इसको नकार दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आएगा द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज आएगा आई टी एस। देखो एक छोटा सा अगर आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो भी अर्थ का अनर्थ गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, इंग्लिश में ये रूल है। और इन छोटी छोटी से रूल पे एरर के क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हो, लेकिन हो सकता है चले जाए, ठीक है। ऐसा ही कि एग्ज़ाम में भी इतना ज़्यादा इसमें इतना क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो हो नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसमें रूल पूछे। क्योंकि बैंक की एग्ज़ाम में या फिर दूसरी एसएससी की एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें यहाँ से एरर के क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये पूरा सिलेबस होने के बाद उनकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6, क्योंकि 5th अभी हमने देखा, तो 6th रूल की बात करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा 6th रूल क्या है। देखो, जब भी दो सब्जेक्टिव केस है ना के बीच में तुलना होती है, जब भी दो प्रोनाउन रहते हैं और उन दोनों प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना होती है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा प्रोनाउन जब जैसे दो प्रोनाउन है, सुनिए ध्यान से, जैसे दो प्रोनाउन है और उन दोनों प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही है, तो हमेशा क्या करते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो रूल ये है, रूल जरा ध्यान से सुनिए, जब भी हम दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में क्या लगा होता है, देन या एज लगा होता है। क्या लगा होता है, देन या एज का प्रयोग करते कंपैरिजन करते टाइम, तब हमेशा प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल जरा ध्यान से देख लेते हैं। नेक्स्ट फोटो लगा दीजिए प्लीज़। तो देखिए इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल, यू आर टॉलर देन मी। तो यू आर टॉलर देन मी लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन से। तो मैंने आपको बताया जब भी दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन देन का प्रयोग करके किया जाता है, तो देन के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, ये रूल है, ठीक है। तो मैंने देखा यू आर टॉलर देन मी, तो आपने यू आर टॉलर देन लगा के मी लगा दिया। अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा सही, यू आर टॉलर देन आई। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यू आर टॉलर देन आई। अब एज भी मैंने प्रयोग किया था जब मैंने आपको बताया था कि देन या एस से प्रयोग, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो प्रोनाउन को देन या एस से कंपेयर किया जाता है, तब हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं देन या एस के बाद में। तो एस का भी एग्जाम्पल देख लो। एस का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिख के, जैसे यू आर एज फास्ट एज मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर लिखा है तो ये गलत होगा, क्योंकि एज फास्ट, एज के बाद आपने मी लगा दिया और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। और आपको अभी मैंने रूल बताया, ये हटा दो फोटो। देखो एस का भी एग्जाम्पल देख लो, यू आर एज फास्ट एज मी, वहाँ नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ये ऐड कर लेना है एस का। तो यू आर एज फास्ट एज मी मतलब तुम मेरी ही तरह तेज हो। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एस के बाद आपने मी लगा दिया और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, यू आर एज फास्ट एज आई। तो यहाँ पे आई आना चाहिए, क्योंकि आई अगर देखें तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, और ये सब्जेक्टिव केस की बात करें तो ये सेंटेंस को करेक्ट कर देगा, क्योंकि ये रूल होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने नोट्स में ले लीजिएगा। चलिए फोटो लगा दीजिए। हाँ, तो ये फोटो हमारे पास में वापस से आ गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, तब हम ऑब्जेक्टिव केस
का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, जैसे कि अभी पहले वाले में दो प्रोनाउन थे और दोनों प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट थे सेंटेंस में, और दोनों में कंपैरिजन हुआ, देन या एस से हुआ, तो देन और एस के बाद में मैंने सब्जेक्टिव केस लगाया, सिंपल। लेकिन अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, एक सेंटेंस है और उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तब तो मैं ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करूंगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा वैसा सेंटेंस। जरा ध्यान से देखिए, शी रिस्पेक्ट्स यू, तो शी रिस्पेक्ट्स यू, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ यहीं तक देखूं जो नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, शी रिस्पेक्ट्स यू, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, शी रिस्पेक्ट्स यू, वह तुम्हारी इज्जत करती है, तो यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आगे पढ़ो, उस सेंटेंस को आगे पढ़ो, तो शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो शी रिस्पेक्ट्स यू, मोर लगाए, फिर देन और फिर मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया और यू की बात हो रही थी, शी रिस्पेक्ट्स यू, तो यू भी एक ऑब्जेक्ट है और जो कंपैरिजन हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट से ही हुआ, मी से। यू का कंपैरिजन है ना, क्योंकि शी का वह उसका कंपैरिजन नहीं है, यू वाले टर्म का कंपैरिजन है। देखिए ध्यान से, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो यू और मी के बीच में हो रहा है, तो ये दोनों ही एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये याद रख लीजिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कभी बना हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ वापस से, तो आप बस एज अ नोट्स आपके पास में रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि चलो अगर ऑब्जेक्ट के केस में हुआ तो आ जाए समझ में। अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आ रही है सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनाए। वैसे मैं केस वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कैसे सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कि जो काम को करता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर काम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए, ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर नेक्स्ट रूल की बात करें तो ये रूल नंबर 7 है। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर जो 7 है वो डिपेंड कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर नॉर्मल प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में या फिर पॉजिटिव केस में हम अगर सेल्फ या सेल्फ्स लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे ज़रा ध्यान से देखें तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, ठीक है। ये जो प्रोनाउन होते हैं इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, अगर मैंने SELF लगाया है तो सेल्फ वाला जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेल्फ अगर लगा है किसी प्रोनाउन के बीच में और सेल्फ लगा के अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है, सेल्फ लग के अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है, तो वो जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे माई सेल्फ की बात करें, यूअर सेल्फ की बात करें, है ना, हर सेल्फ की बात करें, हिम सेल्फ की बात करें, तो सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा। लेकिन अगर प्लूरल बनाना है मुझे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, सेल्फ्स लगा के, प्लूरल के पीछे सेल्फ्स लगा होता है। जैसे आवर सेल्फ्स, तो ये आवर सेल्फ्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्लूरल, ठीक है। और अगर देखिए यूअर सेल्फ, तो यूअर सेल्फ्स की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो भी प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आवर सेल्फ, तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ यहाँ पे, और यूअर सेल्फ की बात करें तो ये भी सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये और ये गलत हो गया भैया, है ना। तो दोनों का ही प्रयोग किया जाता है और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वैसे ये आवर सेल्फ तो होता नहीं है, आवर सेल्फ्स ही होता है। यूअर के लिए आप लगा सकते हैं, यू अगर एक बंदा है तो यूअर सेल्फ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्फ नहीं होगा, फिर आवर सेल्फ्स होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, यूअर सेल्फ भी और यूअर सेल्फ भी। अब सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हटा रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पहचान लिए कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट पेज लगाइए जरा। अब जरा रूल देखिए, थोड़ा सा ऊपर आइए, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब जरा रूल देखिए, तो कुछ वर्ड मैंने लिखा है, कुछ वर्ब्स आपकी लिखी हुई है, वो ध्यान में रखना है आपको हमेशा। क्या क्या है, तो अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एन्जॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कॉन्टेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, उसके बाद में सेटिस्फाई, ले, एटसेट्रा, लाए।
एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कॉन्टेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, सेटिस्फाई, लाई, एटसेट्रा, इनके बाद में हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब भी ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखे, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, जहाँ सेंटेंस में दिखे तो इसके बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव केस वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, द टीचर अपसेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। तो द टीचर अपसेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यहाँ पे अपसेंट आया। अब अपसेंट के बाद में हमेशा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। तो देखिए द टीचर अपसेंटेड हिमसेल्फ आएगा, क्योंकि टीचर की बात हो रही है तो टीचर के लिए, खुद के लिए, हिमसेल्फ। तो द टीचर अपसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास yesterday। तो द टीचर अपसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास yesterday इज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने जस्ट प्रयोग किया अपसेंट के बाद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, दे एंजॉयड इन द पार्टी। दे एंजॉयड इन द पार्टी देखने में बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी आएगा। तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंजॉयड आया तो इंजॉयड के बाद में क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए ना। तो करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा गच्चा खाएंगे आप, क्योंकि देखने में वो करेक्ट ही लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला बट, एक छोटी सी चीज़ और इसमें बची हुई है, इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ है, बट करके लिखा हुआ है, तो ज़रा ध्यान से देख लो। बट अब कुछ वर्ब में बताता हूँ आपको, ये भी ध्यान रखना है। बट, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट एंड हाइड, ये अगर सेंटेंस में आपको कहीं दिख जाए, कीप, वापस से रिपीट करता हूँ, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट एंड हाइड, ये अगर वर्ड दिख जाए, ये अगर वर्ब्स दिख जाए, तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। ध्यान रखना, इन वर्ड्स या इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, ही हाइड हिमसेल्फ इन दी रूम। अब ये भी पढ़ने में आपको करेक्ट लगेगा कि ही हाइड हिमसेल्फ इन दी रूम, ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हाइड आया है, हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही नहीं है, आपने लगा दिया, गड़बड़ हो गई। तो ही हाइड इन द रूम आएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये वाला रूल भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो आपको इसकी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना में उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको आना सब चाहिए। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, पिछले पेपर लगाएंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। क्योंकि मैं जब आप यहाँ खड़ा होता हूँ तो पहले रिसर्च करता हूँ सारी कि पुराने पेपर में आपके एग्जाम्स में क्या क्या आया है, फिर उसके ऊपर मैं आपको जब भी वीडियो में कुछ बोलता हूँ तो उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बोलूँगा, जैसे अभी अगले रूल आएंगे तो, और फिर आप देखेंगे भी सही जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये, लेकिन आना सब चाहिए। ठीक है, आप कल से कोई दूसरी एग्ज़ाम दे लें, इंग्लिश जहाँ भी आती है, इसके अलावा कहीं बाहर रूल दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने देख लिया। अब ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। सॉरी, मैंने बीच में थोड़ी सी चीज़ें आपकी ऐड कर दी दूसरी, है ना। तो ये अपना अल्टीमेटली क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल जरा हमने देख लिया था, हाइड वाला भी देख लिया था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉय। तो यू शुड कीप यूर सेल्फ लिखा है, तो यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम दी बैड बॉय। अब देखो यूर सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यूर सेल्फ करेक्ट है, क्योंकि यू के लिए यूज़ किया हुआ है, तो यू यहाँ पे सिंगुलर एक बंदे की बात हो रही है, इसके लिए यहाँ पे यूर सेल्फ लगा है। अगर बहुत सारे बंदे होते तो यूर सेल्फ्स लगाता मैं, है ना। यहीं पे ये बात भी पकड़ में आ गई होगी आपको, जो मैंने लिखी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो अल्टीमेटली ये सेंटेंस गलत होगा, तो इसका सही क्या होगा, तो यू शुड कीप अवे फ्रॉम दी बैड बॉय होगा। क्यों? क्योंकि कीप आया तो कीप के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता नहीं है, तो नहीं लगता है तो फिर लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और अगला जो वीडियो होगा वो भी प्रोनाउन के ऊपर ही होगा। प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि इसके रूल्स बहुत सारे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, आपको बिल्कुल परफेक्टली सारी चीज़ देना चाहता हूँ, और इस तरह से कुछ बताना चाहता हूँ कि फिर इसके बाद आपको इंग्लिश में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधे आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ कॉपी आपके पास नोट्स रहे, एक बार रीड करें एग्जाम के टाइम, और आप प्रैक्टिस करें धमाकेदार, और आपका काम पूरा बन जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वापस से बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और पास ही में एक बेल आइकॉन बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश मैथ्स भी मैंने पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जीएस एमपीजी के हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हमारी सीरीज़ चल रही है। हिंदी के बहुत सारे लेक्चर हमने डाले हैं। उसके बाद में जनरल साइंस हमने इसी तरह से पढ़ाया है, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया है कि आपका सिलेक्शन को हम कंफर्म करवा सकें। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के बाद में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।